दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्रो एंड द मंकी। क्या मतलब हुआ? द क्रो मतलब कौवा, द क्रो एंड द मंकी मतलब कि कौवा और बंदर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long ago, there was a big banyan tree in a dense jungle। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में एडजेक्टिव या फिर नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ बिग बनियान ट्री इन अ डेंस जंगल। डेंस का मतलब घना। मतलब क्या हुआ कि बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। इन दिस बनियान ट्री देयर लिव्ड अ क्रोज फैमिली हैप्पीली विद इट्स नेस्टलिंग्स। क्या अर्थ हुआ? इन दिस बनियान ट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। और दोस्तों, यहाँ क्रो के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन दिस बनियान ट्री मतलब इस बरगद के पेड़ पर देयर लिव्ड अ क्रोज फैमिली हैप्पीली, एक कौवे का परिवार खुशी से रहता था, विद इट्स नेस्टलिंग्स अपने छोटे बच्चों के साथ। आगे देखिए। दे हैड अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट ऑन अ थिक एंड स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों में हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट मतलब उनके पास एक सुंदर और मजबूत घोंसला था। ऑन अ थिक, एक मोटी, एंड स्टर्डी, मजबूत, ब्रांच, शाखा पर, ऑफ द ट्री, पेड़ की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उनका एक मजबूत और मोटी शाखा पर, मतलब कि पेड़ की शाखा पर एक सुंदर और मजबूत घोंसला था। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज मंकी लिविंग इन द बनियान ट्री। और एक जो बंदर था, ह्यूज मतलब बड़ा, और एक विशाल बंदर भी उसी बरगद के पेड़ पर रह रहा था। चलिए आगे देखिए। ही हैड नो हाउस ऑफ हिज ओन टू लिव इन। क्या अर्थ हुआ? ही हैड नो हाउस ऑफ हिज ओन टू लिव इन मतलब उसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं था। समटाइम्स मतलब कि कई बार। ही वुड स्लीप ऑन वन ब्रांच एंड समटाइम्स ऑन द अदर। तो क्या अर्थ हुआ कि कई बार वे किसी शाखा पर सोता, एंड समटाइम्स ऑन द अदर, और कई बार दूसरी शाखा पर सोता। चलिए आगे देखिए। वंस इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैविली। दोस्तों, इसमें स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं, वहां पर स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार। इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैविली मतलब एक बार बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। द रेन वॉज अकम्पनाइड विद थंडर एंड लाइटनिंग, और जो बारिश थी
वो लाइटनिंग, मतलब कि लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, बिजली 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 और थंडर के साथ, मतलब कि गड़गड़ाहट के साथ जो बारिश थी वो आई। स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स ब्लू, और जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं थी, हवा थी वो बही। देयर वॉज नॉट एन इंच ऑफ स्पेस लेफ्ट, और 1 इंच भी स्थान नहीं बचा ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, विच वॉज नॉट लैश्ड बाई द रेन, मतलब कि जो बारिश की मार से बचा रह सका हो। चलिए आगे देखिए। While the crow's family protected itself from the fury of the rain by taking shelter inside the nest, the monkey could not find any safe place for himself। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, रोष, इसे फ्यूरी कहा जाता है जो कि एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल द क्रोज फैमिली प्रोटेक्टेड, वाइल मतलब जबकि, जबकि जो कौवे का परिवार था उसने प्रोटेक्टेड इटसेल्फ, अपने आप को उसने प्रोटेक्ट कर लिया, अपनी रक्षा कर ली। फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन मतलब बारिश के इस क्रोध से, बारिश के आक्रोश से उसने खुद को बचा लिया। बाय टेकिंग शेल्टर, शरण लेकर, इनसाइड द नेस्ट, घोंसले के अंदर मतलब शरण लेकर उसने अपने आप को बचा लिया। द मंकी कुड नॉट फाइंड एनी सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ, और जो बंदर था वो कोई भी एक सुरक्षित स्थान अपने लिए वो नहीं ढूंढ सका। चलिए आगे देखिए। ही बिगेन टू शिवर बैडली विद कोल्ड, और दोस्तों शिवर मतलब होता है कांपना, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन ये पास्ट का ही वाक्य है। ही बिगेन टू शिवर बैडली विद कोल्ड, वह ठंड से बुरी तरह कांपने लगा। चलिए आगे देखिए। द क्रो सीइंग द मंकी इन सच आ पिटिएबल कंडीशन सेड टू हिम, और दोस्तों सी मतलब देखना, और पिटिएबल को आप नोट कर लीजिए। पिटिएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय, मतलब बहुत बुरी स्थिति को पिटिएबल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द क्रो सीइंग द मंकी इन सच अ पिटिएबल कंडीशन सेड टू हिम, कौवे ने बंदर को इतनी बुरी अवस्था में, स्थिति में देखकर कहा, पुअर फेलो मतलब कि बेचारे, इवन दो हालांकि, यू आर स्टाउट आप मजबूत हो, एंड हेल्दी और स्वस्थ हो, यू नेवर बिल्ट अ हाउस फॉर योर सेल्फ। तो उसने क्या कहा कि हालांकि आप मजबूत हो और स्वस्थ हो, यू नेवर बिल्ट ए हाउस फॉर योर सेल्फ, तुमने अपने लिए कभी भी घर नहीं बनाया। लुक एट अस हमें देखो, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन एंड स्टॉर्म। क्या अर्थ हुआ? वी हैव ए स्ट्रॉन्ग नेस्ट, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट में पजेसिव वाक्य बनाते हैं वहाँ हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। पजेसिव मतलब जब हम दर्शाते हैं किसी के पास कुछ है, जहाँ पर प्रेजेंट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट, हमारे पास एक मजबूत घोंसला है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन मतलब कि बारिश के इस आक्रोश से, गुस्से से, क्रोध से खुद को बचाने के लिए हमारे पास अपना खुद का एक घोंसला है। वाई डोंट यू बिल्ड अ हाउस फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए, फॉर योर्स अपने लिए खुद का घर क्यों नहीं बनाते। इंस्टीड ऑफ वॉन्डरिंग अराउंड, दोस्तों इंस्टीड ऑफ मतलब होता है की बजाय, इंस्टीड ऑफ वॉन्डरिंग अराउंड एमलेसली, क्या अर्थ हुआ? कि इधर उधर, एमलेसली मतलब बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकने की बजाय, एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर, और एक शाखा से इधर दूसरी तरफ शिफ्ट की करने की बजाय, इन अ लेजी मैनर एक आलसी तरीके से, गॉड हैज़ गिवन यू 2 हैंड्स, ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, मेक यूज़ ऑफ देम उनका इस्तेमाल करो। तो जो कौवा था उसने इस बंदर को सलाह दी कि आप मजबूत हो और आप स्वस्थ हो, तो आपने कभी भी अपने खुद के लिए कोई घर नहीं बनाया, और हमें देखो हमने अपना एक मजबूत घर बनाया हुआ है जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं इस बारिश से। तो तुम अपना घर, खुद का घर क्यों नहीं बनाते, इधर उधर फालतू में भटकने की बजाय एक शाखा से दूसरी तरफ। तो इस तरह से उसने कहा, गॉड हैज़ गिवन यू 2 हैंड्स, ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए हैं, मेक यूज़ ऑफ देम उनका इस्तेमाल करो। चलिए आगे देखिए। द मंकी हियरिंग द क्रोज वर्ड्स बिकेम वेरी अनॉइड, दोस्तों अनॉइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब चिढ़ जाना। जो बंदर था, हियरिंग द क्रोज वर्ड्स, वो कौवे की बातों को, शब्दों को सुनकर, बिकेम वेरी अनॉइड वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। ही सेड उसने कहा, यू फुलिश ब्लैक क्रो मतलब तुम मूर्ख काले कौवे, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एडवाइज मी मुझे सलाह देने की,
एंड टीच मी, और मुझे सिखाने की, द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ माई लाइफ, मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने जीवन में, ऐसा सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ एटिकेट्स, और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, और लूज़ मतलब खोना, गंवाना, और थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ, यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ एटिकेट्स, मतलब आपने जो शिष्टाचार, एटिकेट्स में शिष्टाचार, जो शिष्टाचार की जो समझ है उसको आपने खो दिया है, गंवा दिया है। आई मस्ट टीच यू, मुझे आपको अवश्य सिखाना होगा, हाउ टू बिहेव, किस तरह से व्यवहार करते हैं। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द मंकी टोर ऑफ अ ब्रांच, जो बंदर था उसने एक शाखा को तोड़ा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड बिगेन टू बीट, और वो पीटने लगा, एट द क्रोज नेस्ट, और वो कौवे के घोंसले को उस शाखा से पीटने लगा। चलिए आगे देखिए। Soon the nest was broken into pieces, और जल्दी ही जो घोंसला था वो broken into pieces, वो मतलब कि टूट गया, into pieces कई टुकड़ों में, खंडों में टूट गया। The nestlings fell down, और जो उसके जो बच्चे थे छोटे छोटे, fell down, वो नीचे गिर गए। Upon the rain soaked ground, मतलब कि बारिश से जो soaked मतलब बारिश से जो भीगी हुई जो ज़मीन थी, ग्राउंड था, उसके ऊपर वो गिर गए। And died, और उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए। द क्रोज सम हाउ फ्ल्यू अवे, और दोस्तों फ्लाई मतलब बोलना, सेकंड में फ्ल्यू, और जो कौवे थे द क्रोज सम हाउ फ्ल्यू अवे, और वो किसी तरह से उड़ गए। एंड टुक शेल्टर, और उन्होंने शरण ली, ऑन सम अदर ब्रांच, और उन्होंने किसी और शाखा पर उन्होंने शरण ली। दे वेप्ट बिटरली, दोस्तों वी बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, और ये सेकंड फॉर्म है, और बिटरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है फूट फूट कर। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वेप्ट बिटरली, मतलब वे, या कह सकते हैं वे लोग, या वे फूट फूट कर रोए, ओवर देयर यंग वंस डेथ, अपने मतलब बच्चों की मृत्यु पर वो फूट फूट कर रोए। दे हैड नो टाइम, उनके पास कोई समय नहीं था, इवन टू रिपेंट, पछताने का, फॉर देयर गुड इंटेंशन एडवाइस, मतलब उनकी जो अच्छी इरादे वाली जो सलाह थी, गिवन टू द मंकी, जो उन्होंने बंदर को दी, उसके ऊपर पछताने का उनके पास कोई भी समय नहीं था। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या मॉरल है इसका, इट्स बेटर नॉट टू एडवाइज अदर्स इन देयर पर्सनल मैटर्स। क्या अर्थ हुआ, इट्स बेटर मतलब क्या हुआ, इट्स बेटर नॉट टू एडवाइज अदर्स इन देयर पर्सनल मैटर्स, मतलब कि दूसरों को उनके व्यक्तिगत मामलों में सलाह देना जो है, मतलब कि सलाह देना जो है वो अच्छी बात है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मतलब कि ये अच्छी बात है कि दूसरों को या दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उनको सलाह ना दी जाए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा हमने कहानी के अंदर मॉरल देखा, जो मॉरल है बहुत ही ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरे लोगों के व्यक्तिगत मामलों में बोलते हैं तो कई बार उस चीज़ का नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। तो कहानी का जो मॉरल है वो बिल्कुल ही उचित है कि हमें दूसरे लोगों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। यदि आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।